पार्ट 15 चुनाव इलेक्शंस। सोचिए, अगर लोकतंत्र में चुनाव ही न हो तो जनता अपनी सरकार कैसे चुनेगी? भारत का लोकतंत्र जीवित है क्योंकि यहाँ हर नागरिक को वोट का अधिकार है। यही कारण है कि संविधान ने अलग से पूरा भाग बनाया। पार्ट 15 आर्टिकल्स 324-329। अनुच्छेदवार विवरण। अनुच्छेद 324 चुनाव आयोग, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। भारत में चुनाव कराना निर्वाचन आयोग (ईसीआई) की जिम्मेदारी है। इसमें मुख्य चुनाव आयुक्त, चीफ इलेक्शन कमिश्नर और अन्य आयुक्त होते हैं। इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। काम: लोकसभा, राज्यसभा, राज्य विधानसभाओं और राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के चुनाव कराना। चुनाव आचार संहिता, मॉडल कोड ऑफ कॉन्डक्ट लागू करना। मतदाता सूची, वोटर लिस्ट तैयार कराना। अनुच्छेद 325 एक ही मतदाता सूची। धर्म, जाति, लिंग, रंग के आधार पर अलग मतदाता सूची नहीं बनाई जा सकती। हर नागरिक एक समान सूची में दर्ज होगा। अनुच्छेद 326 सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। 18 वर्ष या उससे अधिक आयु का हर नागरिक वोट डाल सकता है। पहले 21 वर्ष थी, जिसे 61वें संविधान संशोधन 1988 से 18 वर्ष कर दिया गया। अनुच्छेद 327 संसद की शक्ति। संसद चुनाव से जुड़े कानून बना सकती है। उदाहरण: रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1950 और 1951। अनुच्छेद 328 राज्य विधानमंडल की शक्ति। राज्य विधानसभाएं भी अपने चुनाव से जुड़े नियम बना सकती हैं। अनुच्छेद 329 चुनावों में न्यायिक हस्तक्षेप। चुनाव प्रक्रिया पूरी होने से पहले अदालतों में दखल नहीं होगा। चुनाव को चुनौती केवल चुनाव याचिका, इलेक्शन पिटीशन के जरिए होगी। चुनाव आयोग इतना शक्तिशाली क्यों है? संविधान ने इसे स्वायत्त, इंडिपेंडेंट और स्वतंत्र संस्था बनाया है। यहाँ तक कि मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाना उतना ही कठिन है जितना कि सुप्रीम कोर्ट के जज को। चुनाव आयोग के आदेशों का पालन केंद्र और राज्य सरकार दोनों को करना पड़ता है। महत्वपूर्ण केस लॉ। इंदिरा गांधी वर्सेस राज नारायण 1975। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इंदिरा गांधी का चुनाव रद्द कर दिया था। कुलदीप नायर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2006। राज्यसभा चुनाव में ओपन बैलेट प्रणाली को वैध ठहराया। प्यूकल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2003। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नोटा नन ऑफ द अबव विकल्प होना चाहिए। आप सोचिए, अगर चुनाव आयोग स्वतंत्र संस्था न होता तो क्या भारत में लोकतंत्र सच में जिंदा रह पाता? पार्ट 15 हमें बताता है कि लोकतंत्र की असली ताकत जनता के वोट में है। चुनाव ही वह प्रक्रिया है जो जनता को असली मालिक बनाती है। यही कारण है कि हर 5 साल में भारत का लोकतंत्र नए सिरे से जन्म लेता है, चुनावों के जरिए। अगले भाग में हम समझेंगे पार्ट 16 विशेष वर्गों से संबंधित प्रावधान, जो भारतीय लोकतंत्र को और भी समावेशी यानी इंक्लूसिव बनाते हैं। पार्ट 16 विशेष वर्गों के लिए प्रावधान। सोचिए, अगर समाज के कमजोर वर्गों को अवसर न मिले तो क्या वे बराबरी से आगे बढ़ पाएंगे? संविधान निर्माताओं ने यह समझा कि जब तक सामाजिक न्याय नहीं होगा तब तक असली लोकतंत्र अधूरा रहेगा। इसीलिए संविधान ने बनाया पार्ट 16 आर्टिकल्स 330-342, जिसमें अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (सेंट), पिछड़े वर्ग (OBC) और अल्पसंख्यकों के लिए विशेष प्रावधान दिए गए हैं। मतलब आरक्षण और प्रतिनिधित्व से जुड़े सारे प्रावधान यहीं पर हैं? हाँ, बिल्कुल। अनुच्छेदवार विवरण। अनुच्छेद 330 लोकसभा में आरक्षण। लोकसभा की सीटों में SC और सेंट के लिए आरक्षण होगा। अनुच्छेद 332 राज्य विधानसभाओं में आरक्षण।
राज्य विधानसभाओं में भी एससी और सेंट के लिए सीटें आरक्षित। अनुच्छेद 333 आंग्ल भारतीय प्रतिनिधि। राज्यपाल विधानसभा में एक एंग्लो इंडियन सदस्य को नामित कर सकता था, लेकिन 104वें संविधान संशोधन 2020 से यह प्रावधान समाप्त हो गया। अनुच्छेद 334 आरक्षण की समय सीमा। शुरुआत में एससी, सेंट और एंग्लो इंडियन के लिए आरक्षण सिर्फ 10 साल के लिए था, लेकिन कई संशोधनों से इसे बार बार बढ़ाया गया। अब यह 2030 तक बढ़ा दिया गया है। अनुच्छेद 335 सेवाओं में दावे। एससी और सेंट को सरकारी नौकरियों में उचित अवसर दिया जाएगा। अनुच्छेद 338 राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, नेशनल कमीशन फॉर एससी, एससी वर्ग की सुरक्षा और अधिकारों की रक्षा के लिए आयोग। अनुच्छेद 338 राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, नेशनल कमीशन फॉर सेंट। अनुच्छेद 339 जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन में केंद्र की भूमिका। अनुच्छेद 340 पिछड़े वर्गों ओबीसी के लिए आयोग। इसी के आधार पर बना मंडल आयोग, मंडल कमीशन। अनुच्छेद 341 अनुसूचित जातियों की सूची राष्ट्रपति द्वारा अधिसूचित। अनुच्छेद 342 अनुसूचित जनजातियों की सूची राष्ट्रपति द्वारा अधिसूचित। महत्वपूर्ण बिंदु। एससी सेंट के लिए राजनीतिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया गया। शिक्षा और नौकरियों में आरक्षण की व्यवस्था। केंद्र और राज्यों को कमजोर वर्गों के उत्थान की जिम्मेदारी। महत्वपूर्ण केस लॉ। इंद्र साहनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1992 मंडल आयोग केस। ओबीसी आरक्षण को वैध ठहराया। कुल आरक्षण सीमा 50% तय की। जर्नैल सिंह केस 2018। पदोन्नति में आरक्षण को सशर्त स्वीकार किया। आप सोचिए, अगर एससी, एसटी, ओबीसी और अल्पसंख्यकों के लिए ये विशेष प्रावधान न होते तो क्या वे समाज की मुख्य धारा से जुड़ पाते? पाठ 16 हमें बताता है कि लोकतंत्र सिर्फ वोट डालने का अधिकार नहीं है, बल्कि सबको बराबर अवसर दिलाने का प्रयास भी है। यही प्रावधान भारत को एक समानता आधारित और समावेशी लोकतंत्र बनाते हैं। अगले भाग में हम समझेंगे पार्ट 17 राजभाषा या ऑफिशियल लैंग्वेज, जिसमें बताया गया है कि भारत की सरकारी भाषा कौन होगी और भाषाई विविधता को कैसे संभाला जाएगा। पार्ट 17 राजभाषा ऑफिशियल लैंग्वेज। सोचिए, भारत जैसे देश में जहां सैकड़ों भाषाएं बोली जाती हैं, वहां सरकार की कामकाज की भाषा कौन सी हो? यही सवाल संविधान सभा के सामने सबसे कठिन था। इसका समाधान मिला पार्ट 17 अनुच्छेद 343-351 में, जहां राजभाषा और उसकी व्यवस्था को विस्तार से बताया गया। मतलब ये हिस्सा हमें बताता है कि भारत की सरकारी भाषा कौन होगी और कैसे इस्तेमाल की जाएगी। बिल्कुल। अनुच्छेद 343 राजभाषा। भारत की राजभाषा हिंदी देवनागरी लिपि में होगी। संख्याएं अंतर्राष्ट्रीय रूप 1, 2, 3 में लिखी जाएंगी, परंतु अंग्रेजी को भी 15 साल यानी 1965 तक सहायक भाषा के रूप में इस्तेमाल करने की अनुमति दी गई। अनुच्छेद 344 भाषा आयोग। राष्ट्रपति समय समय पर भाषा आयोग का गठन कर सकते हैं ताकि राजभाषा के प्रयोग की प्रगति का आकलन हो सके। अनुच्छेद 345 राज्य की भाषा। राज्य विधानमंडल अपने राज्य की आधिकारिक भाषा चुन सकता है, जैसे तमिलनाडु में तमिल, महाराष्ट्र में मराठी, बंगाल में बांग्ला। अनुच्छेद 346 राज्यों और संघ के बीच संपर्क की भाषा। राज्यों और केंद्र सरकार के बीच हिंदी या अंग्रेजी का प्रयोग होगा। अनुच्छेद 347 विशेष भाषा को मान्यता। अगर किसी राज्य की आबादी का बड़ा हिस्सा किसी भाषा की मांग करे
तो राष्ट्रपति उसे उस राज्य की भाषा के रूप में मान्यता दे सकते हैं। अनुच्छेद 348 न्यायपालिका और कानून की भाषा। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में अंग्रेजी का प्रयोग होगा। संसद और राज्य विधानमंडल में बनाए गए कानून अंग्रेजी में ही प्रकाशित होंगे। अनुच्छेद 349 राजभाषा से जुड़े विशेष प्रावधान। संसद को भाषा बदलने या नए प्रावधान लाने से पहले राष्ट्रपति से परामर्श लेना होगा। अनुच्छेद 350 नागरिकों का अधिकार। हर नागरिक को केंद्र और राज्य सरकार से अपनी भाषा में आवेदन करने का अधिकार है। अनुच्छेद 350 प्राथमिक शिक्षा। बच्चों को उनकी मातृभाषा में प्राथमिक शिक्षा दी जाएगी। अनुच्छेद 350 बी विशेष अधिकारी। भाषाई अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा के लिए एक विशेष अधिकारी नियुक्त होगा। अनुच्छेद 351 हिंदी का विकास। केंद्र सरकार का कर्तव्य होगा कि वह हिंदी का विकास करे ताकि यह पूरे भारत की संपर्क भाषा लिंक लैंग्वेज बन सके। तो हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय कैसे लिया गया? संविधान सभा में इस पर लंबी बहस हुई। कुछ लोग हिंदी के पक्ष में थे, कुछ अंग्रेजी बनाए रखने के। अंततः समझौते के रूप में हिंदी को राजभाषा और अंग्रेजी को सहायक भाषा रखा गया। इसी को कहते हैं मुंशी अयंगर फॉर्मूला। भारत में 22 भाषाएं 8वीं अनुसूची में सूचीबद्ध हैं। हिंदी सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा है। अंग्रेजी अभी भी न्यायपालिका, उच्च शिक्षा और केंद्रीय सेवाओं में व्यापक रूप से प्रयोग होती है। आप सोचिए, अगर अंग्रेजी को पूरी तरह हटाकर सिर्फ हिंदी रखी जाती तो क्या भारत जैसे विविधता भरे देश में सभी राज्यों को ये स्वीकार होता? पाठ 17 हमें बताता है कि भाषा सिर्फ संवाद का माध्यम नहीं, बल्कि राष्ट्रीय एकता और सांस्कृतिक पहचान का भी प्रतीक है। हिंदी को राजभाषा बनाकर और अंग्रेजी को सहायक भाषा बनाकर संविधान ने संतुलन बनाया ताकि विविधता के बीच भी भारत एकजुट रह सके। अगले भाग में हम समझेंगे पाठ 18 आपातकालीन प्रावधान, इमरजेंसी प्रोविजंस, जो भारत के लोकतंत्र की सबसे कठोर परीक्षा लेते हैं।